हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। चूँकि इस चैनल पर मैं आपके लिए लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25+ MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की अपने पहले प्रश्न से। इस सेशन का पहला प्रश्न, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है, और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहे तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह वाक्य किसके नियम का है? यदि सभी परिस्थितियां यथावत रहे तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर निकाल देती है। यह वाक्य किसके नियम का है? सही आंसर हो जाएगा ग्रेशम का नियम है। सर थॉमस ग्रेशम, यदि आपसे पूछ ले कौन थे? ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक थे, और उनका नियम था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तीसरा सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम निम्नलिखित में से किसकी सहायक है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किसकी सहायक है? सही आंसर हो जाएगा IDBI की सहायक है। यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1948 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य देश में उद्योगों को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना है, और यह मुख्यतः शेयरधारियों का निगम है। और इसमें शेयरधारक कौन कौन है? इसके शेयर भारत के औद्योगिक विकास बैंक, अनुसूचित बैंकों, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने लिए हैं। शेयरों पर भारत सरकार ने क्या प्रदान की है? गारंटी प्रदान की है। निगम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, लेकिन इसके 17 अन्य कार्यालय भी हैं, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। इनमें से मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कहता है? आम आदमी बीमा योजना की प्रीमियम क्या है?
आम आदमी बीमा योजना की प्रीमियम राशि क्या है? सही आंसर हो जाएगा 200 रुपया प्रति वर्ष है। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भूमिहीन परिवार को उसके परिवार के मुखिया के मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें एक और योजना को जोड़ दिया गया है, उसका नाम क्या है? जनश्री योजना। कब जोड़ा गया है? 1 जनवरी 2013 को जोड़ा गया है। और आम आदमी बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की उम्र कितना होना चाहिए? 18 से 59 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा का नीचे का रहने वाला सदस्य होना चाहिए। इस स्कीम में कुल प्रीमियम की राशि 200 है। इसमें 100 रुपये प्रीमियम का भुगतान धारक को करना पड़ता है, वहीं 100 रुपये का प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। संकुचित मुद्रा को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा M1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मुद्रा आपूर्ति के यदि आपसे पूछ ले कितने मापक हैं? 4 मापक हैं, M1, M2, M3 और M4। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकृत किया गया था। कब वर्गीकृत किया गया था? 1977 में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण से पहले RBI ने पैसे की आपूर्ति के केवल एक माप प्रकाशित किया था, और वह कौन था? सिर्फ M था। M1 मुद्रा किसे कहा जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो M1 पैसे की आपूर्ति का पहला मापक है, जिसे नैरो मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। सभी मूल्य के सिक्के और नोट जो जनता में प्रचलित है उन्हें M1 मनी कहा जाता है। वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में डिपॉजिट मनी को भी इसी माप के अंतर्गत रखा जाता है। विदेशी केंद्रीय बैंकों की वर्तमान जमा राशि, वित्तीय संस्थानों में जमा राशि को भी मुद्रा की इसी माप में रखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का क्या उद्देश्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूखे प्रभावित क्षेत्रों में गरीब किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम क्षेत्रों में रहने वाले संसाधन गरीब और वंचित वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 7वां सवाल है, गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र द्वारा राज्य को सहायता का हस्तांतरण से संबंधित है। गाडगिल फार्मूला यदि आपसे पूछ ले किसने दिया था? धनंजय रामचंद्र गाडगिल ने दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। और यह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने में अहम फार्मूला है। अगला सवाल है 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ISO 14000। ISO 4217 किससे संबंधित है? मुद्रा कोड से संबंधित है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है
और ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है। 9वां सवाल कर लेते हैं। नागालैंड में मौन, असम में नलबाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, मेघालय में तुर्रा किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। वे सभी हस्तशिल्प के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल है, किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय मांस और मुर्गी पालन प्रसंस्करण बोर्ड लॉन्च किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में किया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मांस और मुर्गी पालन प्रसंस्करण बोर्ड कब लॉन्च किया था? 19 फरवरी 2009 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। 11वां सवाल कहता है, शुरू में नरेगा कितने जिलों में शुरू किया गया था? शुरू में नरेगा कितने जिलों में शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 200 जिलों में शुरू किया गया था। प्रारंभ में नरेगा को 200 जिलों में शुरू किया गया था और बाद में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल, समावेशी विकास का परिचय किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना यदि आपसे पूछ ले कब से कब तक चली थी? 2007 से 12 तक चली थी। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह। इस योजना में जीडीपी का वृद्धि दर का लक्ष्य 9% रखा गया था, जबकि वृद्धि कितनी हुई थी? 8.3%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई थी। इस थीम का नाम क्या था? तीव्र और समावेशी विकास। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल है, भद्रावती कर्नाटक, चुर्क उत्तर प्रदेश, डालमिया नगर बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओखा गुजरात, सवाई माधोपुर राजस्थान और सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग है। विश्व में यदि आपसे पूछ ले आधुनिक ढंग के सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। कब किया गया था? 1824 में किया गया था। चूंकि यह पोर्टलैंड नामक स्थान पर शुरू किया गया था, यही कारण है कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है? तमिलनाडु करता है। देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए यदि आपसे पूछ ले ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, भारतीय कृषि में KMS क्या है? भारतीय कृषि में KMS क्या है? सही आंसर हो जाएगा खरीफ मार्केटिंग सीजन। KMS का पूरा नाम क्या है? खरीफ मार्केटिंग सीजन है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में लगातार 3 वर्षों तक खाद्य मुद्रास्फीति रही थी? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में लगातार 3 वर्षों तक खाद्य मुद्रास्फीति रही थी? सही आंसर हो जाएगा 1980 के दशक में रही थी। भारत में 1972, 1973 और 1974 में लगातार 3 वर्ष
खाद्यान्न मुद्रास्फीति रही थी। 1972 में खराब फसल, 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति की दर ऊंची रही थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल कर लेते हैं। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सवाल ऐसा है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व विकास रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। यदि आपसे पूछ ले कि वे कब से कब तक पाकिस्तान के वित्त मंत्री रहे थे, 10 अप्रैल 1985 से 28 जनवरी 1988 तक वे पाकिस्तान के 13वें वित्त मंत्री रहे थे और वे मानव विकास रिपोर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और कब से प्रकाशित किया जा रहा है? 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। इस फैक्ट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये जो फैक्ट है प्रश्न बनाकर परीक्षा में पूछा जाता है। भारत को प्राप्त मानव विकास सूचकांक के मूल्य को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। 17वां सवाल क्या कहता है? 17वां सवाल कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। कूट दिया हुआ है, केवल 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। केवल 1, 2, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्य दोनों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। उनकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। केंद्र सरकार की जिम्मेवारियां क्या हैं? खरीद, भंडारण, अनाज के परिवहन, राज्य सरकारों को अनाज का आवंटन करना। और राज्य सरकार की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं? गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना और उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट सवाल, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में कार्यरत थी। उनके कार्यकाल के दौरान कई अलग अलग आर्थिक प्रयासों से हथकरघा के विकास में योगदान मिला था। वे 1990 से 91 तक यूनिसेफ की उपाध्यक्ष रही थी और फिर इसके बाद 1991 से 92 तक इसकी अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, अगला सवाल 19वां सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। IMF किसको लोन दे सकता है? IMF किसको लोन दे सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF के किसी भी सदस्य देश को IMF लोन दे सकता है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक संगठन है। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश कितने हैं? 190 हैं। यह किसी भी सदस्य देश को लोन दे सकता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विश्व भर में गरीबी को कम करने का प्रयास करना इसका उद्देश्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, लेकिन
नेक्स्ट सवाल में पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। यानी हर हालत में राजस्व प्राप्ति कैसा होगा? हमेशा माइनस में होगा और राजस्व व्यय हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे कहा जाए तो जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा में वे लेन देन भी शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21वां सवाल है, एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एनएनपी के बारे में कौन सा कथन यहां सत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है। अगला सवाल कर लेते हैं। यदि किसी राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है तो वह धन सरकार को कहां से मिलता है? यदि किसी राज्य सरकार कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों को मदद करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है तो वह धन सरकार को कहां से आती है? सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड से आती है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। जिस समय स्थापना की गई थी उस समय इसकी पूंजी कितनी थी? 100 करोड़ थी। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यदि आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इस संस्थान पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए ऋण और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। यदि आपसे पूछ ले कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? गोविंद राजुलू चिंतालू वर्तमान अध्यक्ष है। WIPO किससे संबंधित है? WIPO किससे संबंधित है? दोस्तों, इस सेशन का अति महत्वपूर्ण सवाल है। WIPO किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्धिक संपदा से संबंधित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी 51 देशों द्वारा। स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित WIPO संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह लागू कब की गई थी? 1970 में लागू की गई थी। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण कब बना था? 1974 में बना था। दोस्तों, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे एक कलम कॉपी लेके जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 24वां सवाल है, पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में कितनी वार्षिक योजनाएं रही हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वार्षिक योजनाएं रही हैं। पहली 66 से 67, दूसरी 67 से 68, तीसरी 68 से 69 और चौथी 91 से 92।
इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। 25वां सवाल, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कौन सा सर्वे किया जाता है? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, कृषि सर्वेक्षण या उपयुक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सर्वेक्षण NSSO के द्वारा किया जाता है। NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है और यह भारत सरकार का संगठन है। भारत सरकार का संगठन है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का कार्यालय कहां पर है? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। NSSO भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में की गई थी। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।